नमस्ते, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। आप देख रहे हैं खास श्रृंखला जिसका नाम है आज़ाद भगत के साथी। इसमें हम चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह के उन साथियों का परिचय करा रहे हैं, उनसे जुड़ी कुछ घटनाओं की जानकारी दे रहे हैं, जिससे पता चलता है कि उन लोगों का भी संघर्ष और बलिदान कितना अधिक महान था, कितना अधिक कठिन था, लेकिन उन्हें याद नहीं किया जाता या नहीं के बराबर किया जाता है। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद प्रकट करता हूं द फ्रीडम की ओर से उन महानुभावों को, उन आदरणीय लोगों को जिन्होंने हमारे आग्रह पर हमें आर्थिक मदद दी है, जो भेज रहे हैं, और उन सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज इसी श्रृंखला में चर्चा एक महान शहीद की, जो बौद्धिक रूप से भी दल में भगत सिंह के समकक्ष माने जाते थे। ये माना जाता था कि भगत सिंह की बराबरी में अगर कोई बौद्धिक रूप से है तो ये व्यक्ति। कुछ क्रांतिकारी साथियों ने तो उन्हें भगत सिंह का परामर्शदाता भी बताया है। वो थे भगवती चरण वोहरा। आपने इसी श्रृंखला में पहले देखा था दुर्गा भाभी के बारे में कि जो बजा करके लाहौर से भगत सिंह को और कोलकाता ले गई थी। वही दुर्गा भाभी के पति थे भगवती चरण वोहरा। बापू भाई या बाबू भाई इन्हें लोग कहते थे, दोनों ही नाम आया है, बाबू भाई कहीं कहीं बापू भाई, बोलचाल के हिसाब से। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त उस समय लाहौर में थे और योजना बनी कि उन दोनों को छुड़ाना है। उन दोनों को छुड़ाने के लिए क्रांतिकारियों ने तय किया कि हम बम पिस्तौल के साथ, मतलब पूरे हथियार के साथ पुलिस दल पर हमला करेंगे और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को छुड़ा लेंगे। और इसके लिए बम वगैरह बनाए गए। बमों का परीक्षण किया जाना शेष था, बाकी था कि कैसे, कितना अधिक ये बम घातक हैं। और फिर इन बमों को परीक्षण के लिए जिम्मेदारी मिली, या एक तरह से कहिए कि चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह उस समय नहीं थे। ये घटना है लाहौर की, रावी नदी के किनारे ये घटना हुई थी। लाहौर में ही भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त उस समय बंद थे और वहाँ से उन्हें छुड़ाना था। 28 मई 1930 को भगवती चरण वोहरा, सुखदेव राज और विश्वनाथ वैशंपायन, ये तीनों बम लेकर के निकलते हैं परीक्षण करने। लगभग सुबह या कह लीजिए दोपहर, एक तरह से 10-11 बजे का समय है। 28 मई मतलब चिलचिलाती धूप, जबरदस्त गर्मी, लू चल रही होती है उस समय, तो 10-11 बजे कह लीजिए कि दोपहर ही एक तरह से हो गई थी। और ये करना था कि बमों का हम लोग परीक्षण कर लेते हैं। ये थे 3 आदमी, जिसमें एक नाम आया जो सुखदेव राज, याद रखिएगा वो सुखदेव नहीं जो भगत सिंह के साथ फांसी पर चढ़े थे। ये सुखदेव राज अलग थे, पंजाब के ही थे और दल के काफी सक्रिय सदस्य रहे हैं। तो ये तीनों लोग निकलते हैं, रावी नदी के किनारे जाते हैं और नदी पार करके, घने जंगल थे वहां जाकर के इनको ये करना है बमों का परीक्षण। सुखदेव राज पंजाब यूनिवर्सिटी के बोट क्लब के सेक्रेटरी थे, तो उन्हें नाव वगैरह मिलने में दिक्कत नहीं हुई और नाव उन्हें मिल गई। वो नाव थी मोहम्मदीन की, और नाव खेना जानते थे, नाव चलाना जानते थे बाबू भाई यानी भगवती चरण वोहरा भी और सुखदेव राज भी। तो तीनों आदमी, सुखदेव राज, भगवती चरण वोहरा, वैशंपायन, नदी में बैठ करके नदी पार करके गए। नदी तक गए हैं ये लोग साइकिल से, और साइकिल मलाह के यहाँ लगा दी है, मोहम्मदीन के पास रख दी इन लोगों ने साइकिल। और फिर वो नाव लेकर के उस तरफ चले गए और रावी नदी में पहुँचते हैं जंगल में। जंगल के पास एक गड्ढा है, जंगल में एक गड्ढा है, और वहां पर होता है कि हम यहां पर बमों का परीक्षण कर लेते हैं। रास्ते में एक तरबूज और कुछ संतरे ले लिए गए थे। जबरदस्त गर्मी का दिन था उस समय, बोतल बंद पानी वगैरह नहीं बिकता था, तो प्यास लगे या ऐसे भी, तो संतरे और तरबूज, एक तरबूज कुछ संतरे, जो जिक्र है सुखदेव राज ने खुद भी जो लिखा है। और इस तरह से ये लोग चले गए। वहां इन लोगों ने देखा कि एक बम का ट्रिगर हिल रहा है।
यशपाल ने लिखा है कि उन्होंने ही बम बनाए थे, जिसमें से एक का ट्रिगर हिल रहा था तो उसको फिट करने के लिए, सूखने के लिए आंगन में रख दिया था, और वो उन्हें लगा था कि वो दिन भर में सूख जाएगा तो फिर बाद में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वो नहीं थे और ये लोग बम लेकर के चले आए। बहरहाल जो हो, ये सच है कि एक बम का ट्रिगर हिल रहा था और ये कहा विश्वनाथ वैशंपायन ने कि एक बम का ये हिल रहा है, कैसे अब हम लोग परीक्षण कर पाएंगे। तो भगवती चरण ने कहा कि तुम लोग हटो, मैं देखता हूं। सबने मना किया, लेकिन भगवती चरण बोले कि कुछ नहीं होगा, एक बार केवल बम तोड़ना है, हाथ में थोड़े बम पटके, हम लोगों को तो सिर्फ ये देखना है कि कितना घातक है। और सबके मना करने के बावजूद, सबके मतलब दोनों और जो लोग थे, सुखदेव राज और विश्वनाथ वैशंपायन, उन्होंने अपने हाथ में लिया बम और हाथ में ले करके, और अभी हाथ ऊपर उठाया भी नहीं था कि बम में विस्फोट हो गया, पूरा धुआं से भर गया। और जब ये बम परीक्षण करने जा रहे थे तो वैशंपायन और सुखदेवराज दोनों एक एक पेड़ के पीछे छिप गए थे। धमाका हुआ, धुआं छा गया, दोनों दौड़ते हुए फिर नजदीक पहुंचे। थोड़ा सा जब देखने लायक हुआ तो उन्होंने देखा कि वहां भगवती चरण बोरा गिरे हुए हैं। एक हाथ की पूरी कलाई उड़ गई थी, दूसरे हाथ की अंगुलियां कट करके बिखर चुकी थी, मतलब उंगलियां उड़ गई थी दूसरे हाथ की, और साथ ही पेट भी फट गया था। और सुखदेवराज ने भी, विश्वनाथ वैशंपायन ने भी, दोनों ने ही अपने संस्मरणों में लिखा है कि पेट से कुछ अंतड़ियां भी, आंतें भी बाहर निकल गई थी। स्थिति बहुत घातक थी। इतना ही नहीं, इसी बम विस्फोट में एक टुकड़ा धमाके से, जो बम का धमाका हुआ, सुखदेवराज के बाएं पैर में लगा और बायां पैर में वो घुस गया। पैर गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। अब ऐसा हुआ कि विश्वनाथ वैशंपायन ने कहा कि तुम किसी तरीके से जाओ और सभी साथियों को वहां जा करके अड्डे पर खबर करो, और यहां तब तक मैं बाबू भाई की देखभाल करता हूं। विश्वनाथ वैशंपायन ने लिखा है कि पैंट और एक गंजी छोड़ करके उनके शरीर पर जितने कपड़े थे वो सब से उनको बांधने लगे ताकि खून का बहना बंद हो सके, लेकिन खून का बहना बंद नहीं हो सका। उधर सुखदेवराज निकले, उन्हें एक तांगा मिल गया और तांगे वाले को उन्होंने कहा कि साइकिल से गिर के चोट लग गई है, और किसी तरह पहुंचे अड्डे पर पहुंचे तो कराहते हुए उतरने लगे। बाहर निकले लोग, यशपाल, चंद्रशेखर, आजाद वगैरह सब लोग थे। तो उन्होंने देखा, उन्हें लगा कि कुछ अनहोनी हुई है। वहीं पर दुर्गा भाभी भी थी, भगवती चरण बोरा की पत्नी सुशीला दीदी भी थी। तो चूंकि तैयारी हो रही थी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को छुड़ाने के लिए, और भी कुछ वहां साथी जमा थे। तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, सुखदेवराज ने, कि बम विस्फोट हो गया है और भगवती चरण बोरा घायल हो गए हैं, बाबू भाई घायल हो गए हैं। हालांकि उन्होंने यह भी लिखा है कि उन्हें ये स्थिति देख करके ये हो गया था कि अधिक देर के मेहमान अब बाबू भाई नहीं हैं, लेकिन दुर्गा भाभी के सामने वो कह नहीं सकते थे कि अब बाबू भाई नहीं रहे, या वो माने उनका अंतिम क्षण आ चुका है। उधर विश्वनाथ वैशंपायन अपना पट्टी बांध रहे थे, वो कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। चंद्रशेखर आजाद ने यशपाल को कहा कि जितना जल्दी हो सके वहां पर मेडिकल सुविधा पहुंचाओ। विश्वनाथ वैशंपायन ने लिखा है कि घंटों तक वहां पर कोई नहीं पहुंचा। करीब 3 घंटे, सुखदेवराज और विश्वनाथ वैशंपायन के मुताबिक 3 घंटे लग गए, जबकि 1 घंटा में मेडिकल सुविधा आ जाना चाहिए था, जहां उनका दफ्तर था, वहां से जहां दुर्घटना हुई थी वहां पर। लेकिन 3 घंटे के बाद वहां पर यशपाल पहुंचे, और यशपाल जब पहुंचे तो वो पहुंचे गाड़ी एक लेकर के, कि उठा करके यहां से और इनको ले चलेंगे हॉस्पिटल। भगवती चरण बोरा की स्थिति ऐसी नहीं थी कि उन्हें गाड़ी पर बिठाया जा सके। आप सोच लीजिए कि एक हाथ उड़ गया है, दूसरे हाथ की उंगलियां उड़ गई है, पेट से आंत निकल गई है। इस तरह से जख्मी इंसान को नहीं मुमकिन था कि, और उस जमाने की गाड़ी थी, आज का एम्बुलेंस नहीं था। बुरी तरीके से जख्मी हो चुके भगवती चरण बोरा को के लिए जो भी कर सकते थे विश्वनाथ वैशंपायन वो कर रहे थे। पट्टी, वो कपड़े अपने खोल करके, कपड़े फाड़ करके बांध रहे थे। जब उन्होंने पानी मांगा तो संतरे का जूस उनके मुंह में, संतरा जो साथ ले गए थे उनके मुंह में डाला। फिर अपने हैट से
वहीं पर एक गड्ढे में पानी था, हैट से पानी ला करके बूंद बूंद उनके मुंह में टपकाते रहे ताकि उनकी थोड़ी सी चेतना बनी रही। विश्वनाथ वैशंपायन ने लिखा है कि उन्होंने पूछा कि बाबू भाई आपने ये क्या किया, हमें क्यों नहीं करने दिया? तो उन्होंने मुस्कुरा करके कहा कि तुम दोनों में से अगर किसी को कुछ हो जाता, मतलब विश्वनाथ वैशंपायन और सुखदेव राज, तो तुम दोनों में से अगर किसी को कुछ हो जाता तो मैं भैया यानी चंद्रशेखर आजाद, तो मैं भैया को क्या मुंह दिखाता। और वैसे ही वो मुस्कुरा रहे थे, मृत्यु के मुंह पर खड़े हैं, अंतिम क्षण है, और उस समय भी विश्वनाथ वैशंपायन ने लिखा है कि वो मुस्कुरा रहे थे। यशपाल के साथ एक और व्यक्ति था, छैल बिहारी। छैल बिहारी को भी रखा गया था उस समय छुड़ाने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को। तो ये लोग जब पहुंचे, ये हो गया कि अब वहां से ले जाया नहीं जा सकता है, तो छैल बिहारी को वहां छोड़ करके कि तुम यहां पर रहो, यशपाल और विश्वनाथ वैशंपायन लौट गए मेडिकल सुविधाओं के लिए कि कुछ दवा वगैरह लाया जाए, डॉक्टर लाया जाए। उस समय वहां पर वहां का जो पंजाब का बड़ा हॉस्पिटल था, उसमें एक क्रांतिकारी और साहित्यकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, उनके भाई वहां पर पढ़ रहे थे, डॉक्टरी की पढ़। उनका नाम था ब्रह्मानंद। तो उनकी मदद से कुछ दवाई वगैरह मिली, कुछ और चीज़ें जो ज़रूरी थी उस समय वो लेकर के, और ये लोग फिर तेज़ी से पहुँचे कहाँ? जंगल में। फिर से वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ कोई नहीं है, ये पुकारते हुए बढ़ते गए वहाँ स्थान पर जहाँ पर दुर्घटना हुई थी। दुर्घटना होने से कुछ और अंदर लेकर के विश्वनाथ वैशंपायन भगवती चरण को घायल अवस्था में लेके थोड़ा सा और आगे बढ़ा करके लेके चले गए थे, ताकि अगर धमाके की आवाज़ से कोई इधर आए भी तो उसे कोई आदमी नहीं नजर आए। जंगल घना था, थोड़ा सा और आगे बढ़ गए थे। तो वहाँ तक पहुँचे, वहाँ पर देखा कि छैल बिहारी नहीं है। छैल बिहारी क्या हुआ था कि जब ये लोग पहुंचे तो उस समय तक भगवती चरण बोरा के प्राण निकल चुके थे, भगवती चरण बोरा शहीद हो चुके थे, और छैल बिहारी उनकी हालत देख करके डर गया था और वो भाग गया था। ये लोग वहां पहुंचे थे स्ट्रेचर वगैरह लेकर के भगवती चरण बोरा को लेने के लिए, और चादर वगैरह ले लिए थे। तो वो जो चादरें थी, जो चादर उन्हें ले जाने के लिए आए थे, उन्हीं चादरों में उन्हें बांध दिया। किन्हें? भगवती चरण बोरा के शव को। उसके बाद फिर लोग अपने दफ्तर लौटे, मतलब जो पार्टी का दफ्तर था, पार्टी का अड्डा था, वहाँ पर लौटे, और वहाँ फिर जा करके किसी तरह ये बातें बताई गई कि अब बाबू भाई नहीं रहे। ये वो स्थिति थी, वहाँ दुर्गा भाभी थी, सुशीला दीदी थी, चंद्रशेखर आजाद थे, सबके प्रिय थे। बल्कि भगत सिंह के बाद जब भगवती चरण बोरा मिले थे तो चंद्रशेखर आजाद को ऐसा लगा था कि अब दूसरा एक भगत सिंह मिल गया हो, और वो जा चुके थे। दुर्गा भाभी पर क्या बीत रही होगी कोई नहीं समझ सकता, और मजबूरी ये थी कि पकड़े नहीं जाएं, लोग रोने की आवाज सुन करके शक न कर ले, कोई आ नहीं जाए। दुर्गा भाभी एक आंसू नहीं बहा पाई, रो नहीं पाई, वो चुपचाप बस सदमे के मारे बैठी रह गई। वैशंपायन ने लिखा है कि चंद्रशेखर आजाद दुर्गा भाभी के पास गए और बोले कि तुमने पार्टी के लिए, देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, तुम्हारे प्रति हम अपने कर्तव्य कभी नहीं भूलेंगे। सुशीला दीदी और धनवंतरी जो एक क्रांतिकारी साथी थे, वहीं भाभी के पास रात भर बैठे रहे। जब एकदम सुबह होने लगी तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हमें बाबू भाई का अंतिम संस्कार करना होगा। दोनों ही महिलाएं, दुर्गा भाभी और सुशीला दीदी, अड़ गईं कि वो भी साथ चलेंगे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सुबह सुबह के वक्त दो महिलाओं का रावी नदी के तट की तरफ जाना, फिर जंगल में जाना, लोग शक करेंगे और हो सकता है कि लोगों को लगे कि कुछ हुआ है, क्या बात है, इसलिए ऐसा मुमकिन नहीं है। उन्होंने दोनों को किसी तरह समझाया और फिर धनवंतरी और मदन गोपाल दोनों को लेकर के वो चले गए जंगल की ओर। धनवंतरी ने फावड़े का इंतजाम किया था। वहां पर पहुंचे, शव उसी तरह से रखा हुआ था। शव को जलाया नहीं जा सकता था, क्योंकि अगर वहां पर धुआं होता, रोशनी होती, आग जलाई जाती तो लोग वहां आ सकते थे कि वहां जंगल में धुआं उठ रहा है कहां से। नदी में इतना उस समय पानी नहीं था, गर्मी का दिन था ना, मई की एक घटना है, तो गर्मी के दिन थे, नदी में इतना पानी नहीं था कि उसमें शव को दहाया जा सकता था। और फिर
अंत में क्या किया गया, वहीं गड्ढा खोद करके और भगवती चरण वोरा के शव को, एक महान क्रांतिकारी, एक महान बौद्धिक क्रांतिकारी के शव को वहीं पर गाड़ दिया गया। उसके बाद वहां से सभी लोग लौटे। बाद में इस मामले में उस मल्लाह को भी पकड़ा गया जिसकी नाव ये लोग लेकर के गए थे और जिसके पास अपनी साइकिलें छोड़ गए थे। उसका नाम था मोहम्मद दिन। वो आया और उसने बताया कि हाँ, कुछ लोग आए थे साइकिल से, साइकिल हमारे पास छोड़ गए, नाव ये लोग लेकर के गए थे। नाव उस दिन मतलब रात तक ये लोग नाव लेकर के नहीं लौटे। अगले दिन कोई और आदमी आया था और वो बोला कि सुखदेव राज, चूंकि सुखदेव राज को ही वो पहचानता था क्योंकि वो बोट क्लब के सेक्रेटरी थे, तो सुखदेव राज पेड़ से गिर गए हैं और जख्मी हो गए हैं, इसलिए संभव नहीं था उनके लिए आना, हम साइकिल लेने आए हैं। और बदले में उसने एक रसीद दी। मोहम्मद दिन ने कहा कि साइकिल उसने, जो साइकिलें थी उसने वापस कर दी। वो रसीद वो रखे हुए था संभाल के, लेकिन बाद में बाढ़ आई और जिसमें उसका पूरा झोपड़ी बह गया और उसी के साथ वो रसीद भी बह गई। सरकारी वकील थे मिस्टर श्यामलाल, उनकी जिरह के जवाब में उस मल्लाह ने, मोहम्मद दिन ने कहा कि पास भी उसने लिया था उन लोगों से, लेकिन वो भी जब झोपड़ा बहा तो वो पास भी बह गया। सरकारी वकील ने फिर उससे ये पूछा था कि गर्मी की छुट्टी के दौरान क्या तुम्हें नाव देने का अधिकार था किसी को? इसके जवाब में मोहम्मद दिन ने कहा कि गर्मी की छुट्टियां बस हुई ही थी या होने वाली थी, और कॉलेज की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे अभी कोई भी हुक्म नहीं मिला था कि अब नाव नहीं देना है या देना है, तो इसलिए वो आए तो नाव दे दी थी। बाद में और भी गवाहियां हुई और एक गवाह जो सरकारी गवाह बन गया था, इंद्रपाल को यशपाल ने बताया था कि कहां पर शव का अंतिम संस्कार किया गया है। तो इंद्रपाल जब सरकारी गवाह बना तो उसने वो जगह बता दी थी और वहां से फिर ब्रिटिश पुलिस ने गड्ढा खोद करके और कंकाल उनका निकाला था। तो ये कहानी थी भगवती चरण वोरा के शहादत की। भगवती चरण वोरा की शहादत के बाद भी जो प्रोग्राम था, दल का ये जो प्रोग्राम था कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद को छुड़ाएंगे, वो कहीं से टला नहीं। वो कोशिश भी की गई थी, उसके बारे में वीडियो उपलब्ध है, आप देखिए कि क्या हुआ था। और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को जब ये लोग छुड़ाने पहुंचे थे तो क्यों नहीं छुड़ा पाए, क्या हुआ था उस समय, वो पहले से वीडियो उपलब्ध है। इस वीडियो को खत्म करने से पहले फिर आपसे ये निवेदन कि हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। दो तरह से आप सहयोग कर सकते हैं। एक, हमें शोध कार्य जारी रखने और इसे तेज करने के लिए आप आर्थिक मदद दे सकते हैं। आपके स्क्रीन पर एक बैंक खाते का विवरण दिया जा रहा है, इस बैंक खाते के माध्यम से आप हमें आर्थिक सहायता भेज सकते हैं। दूसरे तरीके से ये मदद कर सकते हैं कि हमारे इस अभियान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। बताइए लोगों को कि क्रांतिकारियों की ज़िंदगी कैसी थी, उनका बलिदान कितना महान था, उनका संघर्ष कितना कठिन था। इसके लिए आप अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए। और भी इस चैनल पर सैकड़ों वीडियो उपलब्ध हैं क्रांतिकारियों के बारे में, आप उन्हें देखें, आपकी रुचि से संबंधित वीडियो जरूर मिलेंगे। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद।